जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए 7,547 पदों पर वैकेंसी निकाली जा चुकी है और बहुत ही जल्द दोस्तों इसकी परीक्षा भी आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो यदि साथियों आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, दिन रात एक कर देना है यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो साथियों आप सभी के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 से रिलेटेड जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मैंने कल करा दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को जरूर से देखिए, क्योंकि डेली आपको जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं कवर करा रहा हूँ। 85+ प्रश्न वाली क्लास डेली आप सभी के लिए शाम को 6 बजे मैं लेकर आता हूँ अपने चैनल पर। तो चैनल पर यदि आप नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। और वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के। तो साथियों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के जीके जीएस का आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में दोस्तों ये देखने को मिलता है। कालीबंगा किसके लिए फेमस है? बंदरगाह के लिए, मिट्टी के पात्र के लिए, घोड़े की अस्थियों के लिए, कांसे की नर्तकी की मूर्ति के लिए। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है दोस्तों? साथ ही साथ आप आंसर भी बताते चलिएगा और वीडियो के लास्ट में आप जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चनों का आप राइट आंसर दे पाए हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मिट्टी के पात्र के लिए, यानी मिट्टी बनाने के पात्र के लिए दोस्तों कालीबंगा फेमस है। और कालीबंगा है कहाँ पर? याद रखिएगा, कालीबंगा राजस्थान में है। कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में है। जली चूड़ियों के साक्ष्य भी दोस्तों यहीं से मिले थे, कालीबंगा से ही। ठीक है, यदि मैं बात करूं बंदरगाह के लिए तो याद रखिएगा बंदरगाह कौन है? लोथल। क्या है दोस्तों? लोथल बंदरगाह है। दोस्तों बंदरगाह के लिए क्या फेमस था? लोथल फेमस था। और लोथल कहाँ पर है? तो लोथल आपका गुजरात में है। एग्जाम में पूछा जाता है कि यह बंदरगाह किस नदी पर है, तो नदी भी आपको याद रख लेनी है, भोगवा नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? भोगवा नदी। कभी कभी भोगावा भी हो जाता है, याद रख लीजिएगा, भोगवा नदी पर यह बंदरगाह स्थित था। घोड़े की अस्थियों की बात करूं तो घोड़ों की अस्थियों के लिए दोस्तों कौन सा फेमस है? याद रख लीजिएगा, सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा दोस्तों घोड़े की अस्थियों के लिए फेमस था। कांसे की नर्तकी की मूर्ति आप सभी को पता होगा कहाँ से मिली थी दोस्तों? मोहनजोदड़ो से मिली थी। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से दोस्तों कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी। विशाल स्नानागार मिला था मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी मैं कवर करा दूंगा, बस हर वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता हो, उसका आंसर आपका गलत हो गया हो, उसको ये नोट डाउन करके याद जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाउस ऑफ द पीपुल्स को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? पहले दोस्तों लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपुल्स कहा जाता था, लेकिन लोकसभा नाम किस वर्ष दिया गया? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है बी, 1954 ईस्वी में दोस्तों लोकसभा नाम दिया गया था। ठीक है, आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 81 में दोस्तों लोकसभा का वर्णन किया गया है। लोकसभा एक निचला सदन है, अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन क्यों है? क्योंकि इसे कभी भी स्थगित किया जा सकता है। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है लोकसभा में? 552, याद रखिएगा। ठीक है, अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है लोकसभा के सदस्यों का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो नाम आपको याद रख लेना है, ओम बिड़ला। ओम बिड़ला जी वर्तमान में क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, पूछा जाता है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो नाम भी आपको याद रख लेना है दोस्तों, मीरा कुमार। मीरा कुमार जी प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। दूसरी की बात करूं तो दूसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सुमित्रा महाजन। ठीक है, सुमित्रा महाजन। अब दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर से दे देंगे, ये आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है?
भारत की कौन सी नदी है डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है बी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी एक ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, ये सीधे जाकर अरब सागर में गिर जाती है। इसे भ्रंश घाटी से होकर अरब सागर में गिरने के कारण डेल्टा बनाने का मौका ही नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ताप्ती ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। कावेरी की बात करूं तो कावेरी क्या है? दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जिसमें 12 महीने जल रहता है। ठीक है, और सीधे भारत की कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है? तो कावेरी एक ऐसी नदी है जो दोस्तों अरब सागर में नहीं गिरती है। गोदावरी की बात करूं तो आप सभी जानते होंगे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है गोदावरी को। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी किसको कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। और इसे दोस्तों वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायक नदियां एग्जाम में पूछी जाती हैं, पेन गंगा, इंद्रावती, मंजरा, प्राणहिता, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं, तो ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, क्योंकि गोदावरी की सहायक नदियां एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध करने से संबंधित कानून पारित किया है? किस देश ने? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका सी, स्पेन। स्पेन देश ने दोस्तों इच्छा मृत्यु को क्या करा है? वैध करने से संबंधित कानून को पारित कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है डी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, याद रखिएगा। यदि मैं बात करूं भूदान आंदोलन की तो आप सभी को पता होगा 1951 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से किसने शुरू किया था भूदान आंदोलन को? विनोबा भावे ने। किसने दोस्तों? विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से 1951 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, जरूर से याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की बाह्य आसूचना संस्था अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद, जिसे क्या कहा जाता है? रॉ कहा जाता है, का मुख्यालय कहां पर स्थित है? कौन सा ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाता है? भारत की बाह्य आसूचना संस्था अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद रॉ का मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका बी, नई दिल्ली में। कहां पर है दोस्तों? नई दिल्ली में रॉ का मुख्यालय है। यदि मैं बात करूं रॉ की स्थापना कब हुई थी तो याद रख लीजिएगा 21 सितंबर। कब दोस्तों? 21 सितंबर 1968 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके प्रमुख सामंत गोयल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में विश्वविद्यालय की समस्या का अध्ययन करने के लिए और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग को कब नियुक्त किया गया था? आप सभी को पता होगा कि सैडलर आयोग को कब नियुक्त किया गया था। कौन सा ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1917 ईस्वी में दोस्तों सैडलर आयोग लाया गया था। 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा की समस्याओं से निपटने के लिए M.E. सैडलर की अध्यक्षता में, किसकी सैडलर की? M.E. सैडलर की अध्यक्षता में दोस्तों सैडलर आयोग लाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें 2 भारतीय सदस्य थे। 2 भारतीय सदस्य का नाम आपको याद रख लेना है, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी। कौन दोस्तों? पहले थे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी, इसमें सदस्य थे। ठीक है, और दूसरे याद रखिएगा डॉक्टर जयानुद्दीन बर्मी। डॉक्टर जयानुद्दीन बर्मी, जयानुद्दीन बर्मी कौन थे दोस्तों? ये दोनों भारतीय थे और ये दोनों किसमें सदस्य थे? सैडलर आयोग में। ठीक है, सैडलर आयोग की सिफारिश पर ही दोस्तों स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष और स्नातक शिक्षा को 3 वर्ष और दोस्तों माध्यमिक बोर्ड का वो गठन किया गया था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। ठीक है, स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष, स्नातक शिक्षा को 3 वर्ष और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन सैडलर आयोग की सिफारिश पर ही किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे क्या कहा जाता है?
दस्तावेज जुट का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच जब डायरेक्ट बातचीत होती है तो उसे क्या कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाता है, प्राथमिक बाजार उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्राथमिक बाजार कहा जाता है, जिसमें डायरेक्ट खरीदार से बातचीत की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में 2020 तक भारत में कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करवाने की बात हुई थी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात यहाँ पर हो रही है। कोई आसान भर्ती नहीं है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। क्वेश्चन आपको मॉडरेट देखने को मिलेंगे, ज़्यादा इजी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नहीं आने वाले हैं। बच्चे कहते हैं ना यार क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हार्ड लेकर आते हैं। हार्ड इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में देखने को मिलते हैं। दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है। जिस बच्चे ने तैयारी नहीं करी है ना, वो एग्जाम में जाता है, पेपर के क्वेश्चनों को देखकर दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है, उसने कभी क्वेश्चन पढ़े ही नहीं रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। ये मैं बातें आपको डराने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये बातें जो हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और उसी हिसाब से क्वेश्चन मैं तैयार करके लेके आता हूँ ताकि एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले और आप बिना कंफ्यूज के आंसर दे पाएं। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल डाउट निकाल दीजिएगा कि आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ज़्यादा इजी नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, थोड़े से लेवल को थोड़ा सा बढ़ाकर एग्जाम में दिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर दीजिए दोस्तों। कोपेनहेगन समझौते के अनुसार कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करवाने की बात हुई थी? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, 2020 तक की बात है तो ऑप्शन आपका राइट हो जाता है सी, 20 से 25% कार्बन कम उत्सर्जन करवाने की बात की गई थी। और 2030 तक दोस्तों कितने प्रतिशत? याद रखिएगा, 2030 तक दोस्तों 30 से 35% कार्बन कम उत्सर्जन करवाने की बात की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वृषभ चक्र और अश्व युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? देखिए ये क्वेश्चन मैं क्यों लाया हूं, क्वेश्चन काफी आसान है। यदि आपने पढ़ा होगा ना तो इस क्वेश्चन को आप मिनटों में कर देंगे, लेकिन देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को कितना बड़ा करके यहां पर दिखाया गया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को बड़ा कर देता है और बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, जो तैयारी नहीं करते हैं, जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। यहां पर सीधा पूछा गया है कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसे कब अपनाया गया था, लेकिन इसमें देखिए कितना वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्षक, ये बात जोड़ दी गई है। तो इससे क्या हुआ, क्वेश्चन की जो लेंथ थी वो लंबी हो गई और बच्चा जब इसको पढ़ेगा ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा यदि उसने प्रिपरेशन नहीं करी है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन मैं कवर करा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप बताइए, वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ राष्ट्रीय प्रतीक कब लिया गया था, कब अंगीकृत किया गया था? तो हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को सारनाथ युक्त राष्ट्रीय चिन्ह को अंगीकृत किया गया था, यानी अपनाया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट किस प्रकार के वृषण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं? पश्चिमी घाट सबसे, मैंने आप कल को बताया था कि पारिस्थितिक तप्त स्थल कहा जाता है पश्चिमी घाट को। सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र है पश्चिमी घाट और 6 राज्यों में फैला हुआ है। ये बात कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था। यदि मैं बात करूं कि पश्चिमी घाट किस प्रकार के वृषण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं, तो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी दोस्तों, पर्वतीय प्रकार के माध्यम से दोस्तों वर्षा प्राप्त करते हैं पश्चिमी घाट, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा मामला भारत के CAG यानी कैग, भारत के CAG की जांच की पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सत्यम कंप्यूटर्स मामला दोस्तों कैग की जांच की पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आ पाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां दी गई हैं? भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां दी गई हैं? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा?
दोस्तों भारतीय संविधान संशोधन अनुच्छेद कितने के तहत करता है? 368 अनुच्छेद है संशोधन का। लेकिन पद्धति की बात करूं तो 3 पद्धतियां आपको देखने को मिल जाती हैं। कौन कौन सी? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल सदस्यों के द्वारा दोस्तों संविधान में संशोधन लाया जाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा कितनी पद्धतियां हैं? 3 पद्धतियां हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी के तट पर दीनपना शहर की नींव किसने रखी थी? यमुना नदी के तट पर दीनपना शहर की नींव, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है हुमायूं। हुमायूं ने दोस्तों यमुना नदी के तट पर दीनपना शहर की नींव रखी थी। यदि मैं बात करूं मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। ठीक है, और इससे दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने करी थी? अकबर ने शुरू करी थी। और दोस्तों औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको आपको बताना है कि औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता। बहुत ज़्यादा क्रूर नाम से दोस्तों इसको जाना जाता था। कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है कि औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात है तो पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं लेके आ चुका हूं कि ऐसा अपराध कौन सा है जिसके लिए पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संज्ञेय अपराध उसे कहा जाता है जिसमें दोस्तों पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर लेती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ग्रामीण भारत को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस बैंक ने सामान्य सेवा केंद्र के डिजिटल सेवा पोर्टल पर ईवा नामक चैटबॉट लॉन्च किया है? ईवा नामक चैटबॉट, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है HDFC बैंक। कौन सा बैंक? HDFC बैंक दोस्तों, इसने ईवा चैटबॉट को लॉन्च किया है। यदि मैं बात करूं HDFC बैंक की स्थापना कब हुई थी तो 1994 में इस बैंक की स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसके MD कौन है? शशिधर जगदीशन इसके MD हैं। और इसकी टैगलाइन क्या है HDFC बैंक की? तो हम आपकी दुनिया को समझते हैं। हम आपकी दुनिया को समझते हैं, ये इसकी टैगलाइन है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? सचिन तेंदुलकर, लाला अमरनाथ, कपिल देव, विराट कोहली, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, आप सभी को पता है। पहले खिलाड़ी कौन बने थे? तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाता है दोस्तों, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा कौन सा राज्य नहीं है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाता है केरल। केरल दोस्तों नर्मदा नदी घाटी का राज्य नहीं है, हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा। यदि मैं बात करूं कि नर्मदा नदी घाटी परियोजना का लाभ प्राप्त करने वाले कौन कौन से राज्य हैं तो याद रखिएगा 4 राज्य हैं। पहला है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और चौथे नंबर पर आपका आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ये 4 राज्य ऐसे हैं जो नर्मदा नदी घाटी परियोजना का लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश की पद्धति के अनुरूप है? भारत की निर्वाचन पद्धति, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है ब्रिटेन। भारत की जो निर्वाचन पद्धति ली गई है वो ब्रिटेन की पद्धति के अनुरूप ली गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की समेकित निधि में राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? कौन है जो राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, वित्त आयोग। वित्त आयोग दोस्तों राष्ट्रपति को सिफारिश करता है राजस्व की अनुदान सहायता के लिए, उसको नियंत्रित करने के सिद्धांतों के लिए। ठीक है, यदि वित्त आयोग की बात करूं तो आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। वित्त आयोग की जानकारी 280 में देखने को मिल जाता है। पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में।
ठीक है। उस समय अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी जी थे। और वर्तमान में दोस्तों 15वां वित्त आयोग चल रहा है। ये कब से कब तक चलेगा? 2020 से दोस्तों 2025 तक इसका कार्यकाल है। 2025 तक ये वित्त आयोग चलेगा। ठीक है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। और इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों इसका गठन किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको वित्त आयोग से रिलेटेड याद रख लेनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किससे जानकारी का अनुरोध कर सकता है? सूचना आयोग से, लोक प्राधिकरण आयोग से, निर्वाचन आयोग से, या फिर वित्त आयोग से? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसका आंसर दोस्तों आप सभी को क्या करना है? कमेंट करके जरूर से बताना है। जो जो क्वेश्चन मैंने आप सभी को कमेंट करने के लिए बताए हैं उनका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना है, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर देना है, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड वीडियो आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम साथियों।